चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इनको अच्छी तरह समझने का कार्य करेंगे। देखिए, जीन पियाजे द्वारा दिया गया जो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यह शिक्षा मनोविज्ञान की अति महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो चाहे सीटेट हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह थ्योरी ऐसी है जो सामान्यतः स्टूडेंट को परेशान करती है थोड़ा सा तकनीकी शब्दों के कारण, लेकिन वो परेशानी आज इस वीडियो के द्वारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हम लोग जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो क्रमिक रूप में अभी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे का जो परिचय है उसको जान लेते हैं। जीन पियाजे मूलतः जीव वैज्ञानिक थे, किंतु उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किया और मनोविज्ञान में दिए गए थ्योरियों के कारण वे दुनिया भर में फेमस हुए। पियागेट का जन्म सन 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था और स्विट्जरलैंड की जेनेवा में ही इन्होंने 1980 ईस्वी में अंतिम सांस ली थी। जानते हैं, पियाजे महोदय ने अपने पूरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वह अल्फ्रेड बिने नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उसके बुद्धि परीक्षण प्रयोगशाला में सहायक के रूप में कार्य करते हुए बिताया था। और साथ ही उन्होंने अपने बेटे के जीवन का जो विकास प्रक्रिया है, यानी शैशवावस्था से किशोरावस्था तक, उनका गंभीर अवलोकन किया, परीक्षण किया और तत्पश्चात उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जो काफ़ी फेमस हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल वह संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिए, उन्होंने नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया, लेकिन फेमस हुआ उसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये तो हो गई आपको जीन पियाजे का एक संक्षिप्त परिचय। देखिए, जीन पियाजे मनोविज्ञान के जिस संप्रदाय से जुड़े हुए थे उस संप्रदाय का नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसी को रचनावाद या निर्मितिवाद कहा जाता है या संरचनावाद भी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के जो संरचनावादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि बच्चे ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ सीखने की योग्यता जो है वह जन्म से लेकर के आते हैं, बल्कि जो भी संरचनावादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, वो ज्ञान की क्या करते हैं, रचना करते हैं। बच्चे का दिमाग खाली स्लेट नहीं होता। ठीक है, ये संरचनावादियों का मानना है। साथ ही साथ संरचनावादी संप्रदाय के जो भी मनोवैज्ञानिक हैं वे सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय मानते हैं और यानी सक्रिय पेसिव कंस्ट्रक्टर यानी सक्रिय निर्माणकर्ता मानते हैं और निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानते हैं। संरचनावादियों का मानना है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है वो बहुत ही कम होती है, छात्र की भूमिका अधिक होती है। यानी संरचनावादी संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक बच्चों को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं और ये बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं, लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा देते हैं। बच्चे अन्वेषण और कार्य क्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करते हैं, ऐसा
इन मनोवैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, तो संरचनावाद क्या है एक समझ आ गई आपको। देखिए, जीन पियाजे महोदय संरचनावादी संप्रदाय के थे, लेकिन क्या केवल जीन पियाजे ही संरचनावादी संप्रदाय के थे? नहीं, वाइगोत्स्की भी आपको संरचनावादी संप्रदाय के थे, और भी मनोवैज्ञानिक इस संप्रदाय से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बता रहा हूँ। इसके जस्ट बाद जो मैं वीडियो दूंगा वह वाइगोत्स्की का दूंगा। तो दोनों संरचनावादी है, पियाजे भी और वाइगोत्स्की भी, लेकिन दोनों में अंतर है कि पियाजे का मानना है कि बच्चे वातावरण से, भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की इस बात पर बल देते हैं कि बच्चे सामाजिक वातावरण से अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। खैर, पियाजे और वाइगोत्स्की के जो विचार हैं संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ, तो अभी मैं पियाजे बता रहा हूँ, फिर वाइगोत्स्की बताऊंगा, और फिर दोनों का तुलना करके भी बता दूंगा, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, पियाजे के थ्योरी को जो हम लोग समझेंगे तो कुछ इसमें टेक्निकल वर्ड है जिसको कि समझ लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहला वर्ड इसमें मैंने लिया है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यदि आपसे कोई पूछे कि संज्ञानात्मक विकास आखिर है क्या, तो आपका उत्तर होगा कि बच्चे जो चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, बच्चे ही क्यों कहे, मनुष्य न किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, उनके द्वारा चिंतन करने की जो क्रिया है, तर्क करने की जो क्रिया है, निर्णय लेने की जो क्रिया है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, वो सारा का सारा उनके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम अनुभवों को ग्रहण करते हैं और उन अनुभवों का हमारा मस्तिष्क विश्लेषण करता है। यदि मस्तिष्क उन अनुभवों को उपयोगी पाता है तो फिर वह हमारे व्यवहार में शामिल होता है, तो वह अनुभव ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो और इसी ज्ञान से जुड़ा हुआ शब्द जो है संज्ञान है, और उसी का विकास होना संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, तो ये हो गई किसके बारे में बात, संज्ञानात्मक विकास क्या है इसके बारे में। इसके बाद पियाजे थ्योरी में आपको संक्रिया शब्द का उपयोग होगा। जब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था आप पढ़ने लगेगा तो पहला अवस्था आपको संवेदी गत्यात्मक होगा, दूसरा आपको पूर्व संक्रियात्मक होगा, तीसरा आपको मूर्त संक्रियात्मक होगा, चौथा जो है अमूर्त संक्रियात्मक होगा। तो यहाँ जो संक्रिया शब्द है, ऑपरेशनल शब्द है, इनको हम लोग समझ लेते हैं। संक्रिया का तात्पर्य इस थ्योरी में होगा सोचने की क्रिया। संक्रिया का तात्पर्य क्या होगा, सोचने की क्रिया न, यानी तर्कपूर्ण या कहे क्रमबद्ध तरीके से सोचने की जो क्रिया है उसी को हम संक्रिया कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास समझ गए क्या है कि चिंतन करना, तर्क करना, निर्णय लेना, ये संज्ञानात्मक विकास है। यानी इस क्षमता में जो लगातार परिवर्तन होता है सकारात्मक, तो उसी को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संक्रिया क्या है, तो सोचने की क्रिया को हम लोग संक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद पियाजे ने कहा कि बच्चे जो है वातावरण में नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित करके जो है नए ज्ञानों का अर्जन करते हैं। ये पियाजे का कहना था। अनुकूलन क्या है, तो आप लोग साइंस यदि पढ़े होंगे तो पता होगा आप लोगों को कि किसी भी वातावरण में ढल जाना, स्वयं को समायोजित कर लेना ही क्या है, आपको अनुकूलन है। और पियाजे ने कहा कि बच्चे वातावरण से अनुकूलन के द्वारा जो है अपनी सीखने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। और अनुकूलन के लिए पियाजे महोदय ने आपको 2 प्रोसेस बताया, एक एसिमिनेशन और दूसरा
एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मीन्स आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन मीन्स समायोजन। और एक तीसरा शब्द भी आपको कुछ बुक में दिया हुआ है, समावेशन। तो ये तीनों हम लोग समझ लेते हैं कि आत्मसातीकरण क्या है, समायोजन क्या है और समावेशन क्या है। ठीक है, और ये आप लोग समझ ही रहे हैं कि आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों अनुकूलन का ही क्या है, हिस्सा है। यानी इन दोनों प्रक्रिया के द्वारा बच्चे वातावरण में स्वयं को अनुकूलित करते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं कि आत्मसातीकरण क्या है, एसिमिलेशन क्या है। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, यानी पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान यदि स्वाभाविक रूप से मिल जाए तो उसको हम आत्मसातीकरण कहते हैं। लेकिन यदि पूर्व ज्ञान को हम रीअरेंज कर यानी रिकंस्ट्रक्ट कर उसमें नए ज्ञान को शामिल करते हैं तो इसको जो है आपको समायोजन कहा जाता है। यदि पूर्व ज्ञान ज्यों का त्यों रहे, लेकिन नए ज्ञान को हम रिकंस्ट्रक्ट करके उसको ऐड करते हैं तो उसको समावेशन कहते हैं। वैसे समावेशन और समायोजन में बहुत अंतर नहीं है। समायोजन में पूर्व ज्ञान को रिकंस्ट्रक्ट कर उसमें नए ज्ञान को डाला जाता है, और समावेशन में पूर्व ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है और नए ज्ञान को रिकंस्ट्रक्ट कर उसमें डाला जाता है। एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण में पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान जो है आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे कोई बच्चा है, वह जो है 5 वर्ष का जब है रहता है तो उसको हम छोटी साइकिल खरीद करके देते हैं। जब वे कुछ बड़े हो जाते हैं तो उनको हम बड़ी साइकिल खरीद करके देते हैं। तो छोटी साइकिल चलाना वह पहले से यदि सीखा होता है तो बड़ी साइकिल को चलाना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। वे बड़ी साइकिल को चलाना भी आसानी से क्या करते हैं, सीख लेते हैं, उस परिस्थिति में आसानी से ढल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चे जो अनुकूलित हुए बड़ी साइकिल के साथ, वह किस क्रिया के द्वारा, तो आत्मसातीकरण के द्वारा। उसके बाद जो है आपको समायोजन है। तो जैसे कि आप मान लेते हैं किसी घर में प्रवेश करें, ठीक है, कोई नया घर है उसमें आप रहने के लिए जाए। यदि आप सीधे तौर में घर में जो भी कंस्ट्रक्शन है उसके में आप एडॉप्ट हो गए न, आसानी से रह गए, तब तो वह आत्मसातीकरण है। लेकिन यदि आपको उस घर में एडजस्ट करने के लिए उसके दरवाजे को कुछ बड़ा करना पड़ा, या उसमें एक रसोई अलग करनी पड़ी, उसमें एक अध्ययन रूम आपको अलग करना पड़ा, यानी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन उसके कंस्ट्रक्शन में करना पड़ा, और फिर आप जाकर के उस घर में निवास किए, तो यह क्रिया जो है वह क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। वैसे आत्मसातीकरण, समायोजन और समावेशन के बहुत सारे उदाहरण मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, तो जो भी छात्र हमसे जुड़े हैं वो उसका अवलोकन किए होंगे। एक और टेक्निकल शब्द है आपको असाम्यावस्था। जब भी बच्चे के सामने नई परिस्थितियां आती है तो वह स्वयं को असहज महसूस करते हैं, यानी वह असाम्यावस्था की स्थिति में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और फिर जब वह उसके साथ अनुकूलित हो जाते हैं तो उसकी साम्यावस्था जो है स्थापित हो जाती है। देखिए, इन टेक्निकल शब्दों के साथ आपके लिए स्कीमा को भी जान लेना क्या है, जरूरी है। हम लोग स्कीमा को समझ लेते हैं। स्कीमा क्या है, किसी भी वस्तु या तथ्य के बारे में हमारे मन में जो एक धारणा होती है, उस धारणा को ही हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु या तथ्य के बारे में हमारे मस्तिष्क में कुछ न कुछ धारणा है, वह स्कीमा है, और उस स्कीमा में जो परिवर्तन होता है उसी के द्वारा ज्ञानार्जन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो हम लोगों ने अभी तक जीन पियाजे क्या जीवन परिचय जाना, रचनावाद क्या है इसको जाना, साथ ही साथ पियागेट थ्योरी को समझने के लिए जो प्रमुख टेक्निकल वर्ड थे उसको हम लोगों ने समझने का कार्य किया। अब आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 अवस्थाएं बताई, तो उन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं
इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जीन पियाजे महोदय ने आपको संज्ञानात्मक विकास की जो पहली अवस्था बताई, वह बताई सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बताई? सेंसरी मोटर स्टेज। इसको आप हिंदी में जो है, सेंसरी का अर्थ होता है संवेदी या इंद्रिय जनित, और मोटर का अर्थ होता है आपको गामक, ना? स्टेज माने अवस्था। तो सेंसरी मोटर स्टेज को आप संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह सकते हैं। जीन पियाजे महोदय ने इस अवस्था के लिए उम्र सीमा 0 से 2 वर्ष के बीच निर्धारित की। ठीक है। और इस अवस्था को जीन पियाजे ने जो सेंसरी मोटर स्टेज कहा, उसके पीछे कारण यह है कि जीन पियाजे का कहना था कि इस अवस्था में, यानी जन्म से 2 वर्ष तक जो बालक होते हैं, उसमें जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। यानी सेंसरी मोटर स्टेज में सेंस ऑर्गन बच्चों के टीचर के रूप में कार्य करता है। बच्चे किसी चीज़ को सुनकर, सूंघकर, स्वाद कर, देखकर और छूकर इस अवस्था में ज्ञान को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। तो इसलिए पियाजे ने इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा। इस स्टेज की एक विशेषता यह भी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी जन्म के बाद लगभग 1 वर्ष तक का जो बालक होता है, उसमें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। यानी उसके आँख के सामने कोई चीज़ है तो वो उसका अस्तित्व उसके दिमाग में होता है। जब ही वो चीज़ आँख से ओझल हो गया तो उसका अस्तित्व भी उनके दिमाग से खत्म हो जाता है। आप या प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि 6 महीना का बच्चा है, वह किसी गुड़िया से खेल रहा है और आप उसको छुपा करके रख दीजिए तो वह उस गुड़िया को भूल जाता है। उनके लिए वह रोने का कार्य नहीं करता है। लेकिन यही 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष तक होते होते बच्चे उस गुड़िया के लिए रोना या उसका खोज करना शुरू कर देता है। तो प्रारंभिक वर्ष में एक पहला वर्ष जो होता है बच्चों का, उसमें वही होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन इसके बाद जब 2 वर्ष तक बच्चा आता है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा यह समझने में सक्षम हो जाता है कि जो वस्तु उनके सामने नहीं है, उनका भी दुनिया में क्या है? अस्तित्व है। साथ ही साथ संवेदी गत्यात्मक अवस्था में बच्चे इमिटेटिव बिहेवियर, नकलची व्यवहार जो है प्रदर्शित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे बार्ने टॉक्स यानी बलबलाते हैं, कुछ अजीब तरह का वह आवाज़ निकालते हैं न, गौ ऐसे करके, तो यानी बार्ने टॉक्स करते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चों में रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया की क्या होती है? प्रधानता होती है। प्रतिवर्ती क्या है, क्रिया क्या है, ये आप लोग जानते होंगे कि वैसी क्रिया जो अनैच्छिक होती है, यानी जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि पलक झपकना, जम्भाई लेना, ये सब क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इन क्रियाओं की इस अवस्था में क्या होती है? प्रधानता होती है। तो आप लोगों को याद रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गत्यात्मक अवस्था में की जो विशेषता है, उसमें आपको याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चे का सेंस ऑर्गन उनके टीचर के रूप में काम करता है। इस अवस्था के पहले वर्ष में बच्चे में वस्तु और स्थायित्व का गुण होता है। जो वस्तु उसके आँख के सामने होती है, उनका तो अस्तित्व उसके मस्तिष्क में होता है। वह यदि आँख से ओझल हो गया तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसी अवस्था के अंत तक आते आते बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, और जो वस्तु उसके आँख के सामने नहीं है, उस वस्तु के भी अस्तित्व को वह स्वीकारने लगता है। इस अवस्था में बच्चे बार्ने टॉक्स करते हैं, बलबलाते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं की प्रधानता होती है, इमिटेटिव बिहेवियर यानी नकलची व्यवहार
करते हैं। और साथ ही साथ आपको इस अवस्था में बच्चे की बुद्धि का यदि आपको पता लगाना है तो इसके लिए उनके जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, गामक क्रियाएं हैं, उनका आपको अवलोकन करना होगा और उनके अवलोकन के द्वारा आप बच्चों के बुद्धि का पता लगा सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, किसमें किसके बारे में, आपको सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने पहली अवस्था जाना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का। अब दूसरी अवस्था जो है वो कौन सा है, पता होगा आप लोगों को, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। कौन सा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसको हिंदी में आपको प्री के लिए पूर्व या प्राक शब्द का जो है यूज किया जाता है। ऑपरेशनल का हिंदी संक्रियात्मक होता है और स्टेज का हिंदी अवस्था। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि दूसरा स्टेज है संज्ञानात्मक विकास का, उसको आप जो है पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। जीन पियाजे ने इसके लिए उम्र सीमा जो है वो आपको 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच निर्धारित की। यानी पियाजे का मानना था कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच के जो बच्चे होते हैं वे आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इस अवस्था में बच्चे में संक्रिया का जो काम है वो नहीं होता, यानी यह संक्रिया से पहले की अवस्था है। बच्चे इस अवस्था में सोचने का क्रिया वैसे शुरू करता है, लेकिन वह क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण चिंतन करने में सक्षम नहीं हो पाता। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का कुछ जो विशेषता सब है उसमें, वैसे देखिए इस स्टेज को 2 भाग में आपको बांटा गया है, सेंसरी को 6 भाग में बांटा गया है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो जो उप विभाजन है, सब स्टेज है, उसको याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो पहली विशेषता है वह है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का अर्थ है कि इस अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मकता का विकास हो जाता है, यानी वे संकेतों को, चिन्हों को समझना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे इस अवस्था का कोई बच्चा है, यदि उसके पिताजी दूर से उसको पुकारते हैं, बाबू ऐसे नहीं करो, दूर से उसको पुकारते हैं, तो फिर वह क्या करते हैं, आपको उसके मस्तिष्क में यह चिन्ह बन जाता है या फिगर बन जाता है कि उसके पिताजी पुकार रहे हैं, यानी पिताजी का फिगर उसके मस्तिष्क में बन जाता है। यानी इस अवस्था में बच्चों में सिंबोलिज्म का विकास हो जाता है। साथ ही साथ इस अवस्था में, यहाँ पर लिखा हुआ हो, आप लोग देख रहे होंगे कि इस अवस्था में बच्चों में आपको ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी क्या कहा जाए इसको, कि एक संकीर्ण तर्क का जो है आपको गुण होता है इस अवस्था में। यानी इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि वह जो कुछ कर रहा है ना, एक एग्जाम्पल देकर के मैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 वर्ष का कोई बच्चा है और उसको लगता है कि उसके रोने से उनके पिताजी उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, तो एक उसके मन में यह लॉजिक विकसित हो जाता है कि नहीं, रोने से हमको क्या मिलता है, मोबाइल मिलता है। तो इस तरह का जो सोच बच्चों में होता है उसी को हम लोग ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जो कि आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। उसके बाद है कि यह अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 की मैं बात कर रहा हूँ, यह अवस्था बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से काफ़ी क्रिटिकल होता है, काफ़ी संवेदनशील होता है। और साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चों में ईगो सेंटरिज्म देखने को मिलता, अहं केंद्रिता, यानी उनको लगता है कि वह जो सोचते हैं वह क्या है, बिल्कुल सही है न, वह दूसरे के सोच को स्वीकार नहीं कर पाते। यानी इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में अहं केंद्रिता का गुण पाया जाता है। अगला इसमें प्रॉपर्टीज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, एनिमिज्म या जीववाद। देखो टेबल हिल रहा है। एनिमिज्म या जीववाद यह ऐसा गुण है जिसमें बच्चे निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने की भूल कर बैठते हैं। निर्जीव वस्तु को भी सजीव वस्तु समझ लेना
ही क्या है, जीववाद है या एनिमिज्म है। और यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। अब 3-4 बरस का बच्चा है, उसको यदि किसी किवारी से चोट लग गया और किवारी को 4 बार मार दे तो वह चुप हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि किवारी ने हमको मारा और किवारी को जो हमारे अभिभावक हैं उन्होंने क्या किया, उसका सजा दे दिया। यानी निर्जीव वस्तु को भी सजीव वस्तु समझ लेना जीववाद कहलाता है और यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक लक्षण है। साथ ही साथ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे खिलौने से खेलना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इसको टॉय स्टेज भी कहा जाता है। इनके अलावे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के सोचने में इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती। बच्चे एक ही दिशा में क्या कर पाते हैं, सोच पाते हैं, और बच्चे जो कुछ सोचते हैं वह क्षणिक सोचते हैं। यानी बच्चों का मन जो है इस अवस्था में क्षण प्रति क्षण जो है वह क्या रहता है, बदलते रहता है। आप देखिएगा इस अवस्था के बच्चे को, कभी ऐसे कूद गया, कभी वहाँ चले गया, कभी वो कर लिया। यानी वह एक क्या कहा जाए, सोचते तो हैं लेकिन वे क्रमबद्ध रूप से अस्थिरतापूर्वक जो है, धैर्यपूर्वक नहीं सोच पाते हैं इस अवस्था में। तो हम लोगों ने अभी संवेदी गत्यात्मक अवस्था की भी विशेषताएं पढ़ी और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की भी विशेषताएं पढ़ी। इनके बाद जो अगला स्टेज है वह है आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने इस अवस्था की जो आयु है वह 7 से 11 वर्ष के बीच मानी है। एज ए प्राइमरी टीचर इस अवस्था को समझना काफ़ी क्या होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चे आपके पास विद्यालय में प्राइमरी कक्षा में पढ़ने के लिए आते हैं। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे संक्रिया करना चालू कर देते हैं, सोचना चालू कर देते हैं, उनका क्रमबद्ध चिंतन जो है प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वह जो कुछ भी क्रमबद्ध चिंतन करते हैं वह केवल मूर्त या ठोस वस्तु पर, यानी जो वस्तु उसके सामने है उसी पर वह क्रमबद्ध चिंतन करने में सक्षम हो पाते हैं। यही कारण है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान यह जोर देकर बतलाया जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन में जो है बच्चों को हमेशा जो शिक्षा है वह मूर्त से अमूर्त की तरफ न कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट देना चाहिए। इस अवस्था में बच्चे में भार और आयतन संरक्षण का गुण जो है विकसित हो जाता है, और भार संरक्षण का गुण पहले आता है, आयतन संरक्षण का गुण जो है बाद में आता है। साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चे जो है वस्तु को उसके आकार के आधार पर जो है श्रृंखला में सजाना सीख जाते हैं, उसमें उत्क्रमणीयता का भी गुण आ जाता है। यानी 4 + 5 9 होगा तो 5 + 4 भी 9 होगा, यह भी समझने लगता है बच्चे मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद जो सबसे अंतिम स्टेज है वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से ऊपर मानी जाती है। पियाजे ने 11 वर्ष से ऊपर इसके लिए आयु सीमा निर्धारित किया, और इस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, निगमनात्मक तर्कन करना वह शुरू कर देते हैं, और इस अवस्था के जो भी लक्षण हैं वे सारे के सारे किशोरावस्था के भी लक्षण है। तो आप लोग इस अवस्था को समझ सकते हैं। तो इस तरह से पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की जो है ये 4 अवस्थाएं बतलाई, जिसका मैंने विवरण दिया। तो यह वीडियो अब काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर अगला लेक्चर मैं वाइगोत्स्की की थ्योरी को लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच इसी तरह, और फिर वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों के थ्योरी के बीच जो है एक तुलनात्मक अध्ययन भी आप लोगों को तीसरे वीडियो के रूप में दूंगा, या हो सकता है कि दूसरे वीडियो में ही मैं इसको समेट लूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को
आप लोगों का इसे देखने के लिए। यदि मेरे चैनल पर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इसे अपने दोस्तों के बीच जो है अधिक से अधिक शेयर करें, या आप लोगों के द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।